ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। मुझे बताओ और मैं भूल जाऊंगा, मुझे सिखाओ और मैं याद रखूंगा, मुझे शामिल करो और मैं सीख जाऊंगा। एक इतने का है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बात कही है। अपने ऊपर भी आप लोग लागू कर सकते हैं इसे। विकसित भारत की राह और युवा शक्ति, आजकल आप देखते हैं कि खूब चर्चाएं हो रही ना विकसित भारत को लेकर, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया, उसी से जुड़ा हुआ है। ये आप देखिए, युवा शक्ति देश और समाज की रीढ़ होती है और हमारा देश अभी युवा है। युवा ही देश और समाज को नए शिखर पर ले जाते हैं। वे ही देश का वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के सेतु भी है। हमारे राष्ट्र के लिए कई परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान लाने में युवा सक्रिय रूप से शामिल हैं। इतना ही नहीं, समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का ही होता है। इस इतिहास से गवाह है कि आज तक दुनिया में जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, चाहे वे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक रहे हों, उनके मुख्य आधार युवा ही रहे। युवाओं का ही एक समृद्धशाली इतिहास है। आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने युवावस्था में ही धर्म और समाज सुधार का बीड़ा उठाया था। पुनर्जागरण काल में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ विवेकानंद जैसे युवा विचारकों ने धर्म, समाज सुधार आंदोलन के नेतृत्व किया। इतिहास ने युवाओं की शक्ति का प्रभाव देखा और जिस कार्य में युवा अपना सक्रिय योगदान देते हैं, उसमें विजय हमेशा हमारी ही होती है। उदाहरण के तौर पर भारत की आज़ादी में अनेक युवाओं ने अपना सहयोग दिया है। कई युवाओं ने बलिदान तक दिया है। परिणाम स्वरूप हमारा देश ब्रिटिश राज को खत्म करने में कामयाब हुआ है। युवाओं ने इस प्रकार अनेक ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि हमारे पास युवा संसाधन के रूप में अपार संपदा है और यदि समाज के इस वर्ग को सशक्त बनाया जाए तो हम बहुत जल्द ही महाशक्ति बनने के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया था। विकसित भारत की इस संकल्पना को साकार रूप देने में युवा आबादी की अहम भूमिका होगी। यदि वर्तमान भारत की बात की जाए तो यह दुनिया का सबसे युवा देश है। जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 25 वर्ष तक की आयु वाले युवा कुल जनसंख्या का 50% है। जनसंख्या का इतना बड़ा हिस्सा राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभाता है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी देश अपने भविष्य के उस सुनहरे दौर के करीब है जहां उसकी अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छू सकती है। यही कारण है कि भारत को दुनिया भर में उम्मीद की नज़रों से देखा जा रहा है। स्पष्ट है कि यह न केवल वर्तमान बल्कि निकट भविष्य में भी अत्यंत प्रभावी युवा शक्ति वाले देश के रूप में उपस्थित रहेगा। हमारी यही युवा शक्ति भारत का भविष्य बनेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शक्ति प्रदान करेगी। हमारे युवा न केवल कुल आबादी का बड़ा हिस्सा है बल्कि आने वाले समय में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास का संकेत भी देते हैं। चूंकि युवा किसी भी देश के सबसे अधिक उत्पादक कामकाजी वर्ग है, तो उम्मीद की जा रही है कि युवाओं की बड़ी आबादी की मदद से भारत जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह बात भी 100% सच है कि बिना खनिज संसाधन के किसी देश का विकास हो सकता है, मगर यह भी सत्य है कि बिना मानव संसाधन के देश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम जापान को ले सकते हैं, और जिनसे खनिज संसाधन के अभाव के बावजूद अपने मानव संसाधन के दम पर विकास की नई इबादत लिखी है, और आज आप देखते हैं कि वह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यदि भारत के राज्यों की बात की जाए तो बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्य आप देखेंगे तमाम आप देखिए संसाधनों के बावजूद पिछड़े हुए हैं, जबकि केरल, कर्नाटक जैसे राज्य विकास के मामले में आगे है। यदि शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में निवेश कर मानव संसाधन को मानव पूंजी में तब्दील कर दिया जाए तो निश्चित ही भविष्य में इसका बेहतर प्रतिफल मिलेगा। जब हम बात करते हैं कि हमारे युवा देश को बदल सकते हैं, तो क्या हम यह सोचते हैं कि वह कौन सा युवा जो देश बदलेगा? वह युवा जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, वह युवा जिसकी प्रतिभा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, वह युवा जो देश में अपनी प्रतिभा को उचित सम्मान न मिलने पर विदेशी कंपनियों में नौकरी हासिल कर देश छोड़ने पर
कर चले जाने के लिए बेबस हैं, या फिर वे युवा जिनके हाथों में डिग्रियां तो हैं लेकिन विषय से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान का सर्वथा अभाव है। वे साक्षर तो हैं लेकिन शिक्षित नहीं है। आज बहुत से ऐसे विकसित और विकासशील राष्ट्र हैं जहां युवाओं की ऊर्जा व्यर्थ हो रही है और कई देशों में शिक्षा के लिए जरूरी आधारभूत संरचनाओं की कमी है, तो कहीं बेरोजगारी जैसे हालात हैं। इन स्थितियों के बावजूद आप देखिए युवाओं को एक उन्नत और आदर्श जीवन की और अग्रसर करना वर्तमान की सबसे बड़ी जरूरत है। यह सच है कि जितना योगदान देश की प्रगति में कल कारखानों, कृषि विज्ञान और तकनीक का है, उससे कहीं बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान स्वस्थ और शक्तिशाली युवाओं का होता है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ युवाओं से ही राष्ट्र को मजबूती मिलती है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हम युवाओं को सशक्त बनाएं और जिससे वह शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कौशल विकास, सामुदायिक संपर्क, राजनीति एवं प्रशासन में अपनी भागीदारी बढ़ाकर समाज में उचित स्थान पा सकेंगे। और देश की युवा शक्ति ही समाज और देश को नई दिशा देने का सबसे बड़ा औजार है। वह अगर चाहे तो इस देश की तस्वीर बदल सकती है। अपने हौसले और जज्बे से समाज में फैली विसंगतियां, असमानता, अशिक्षा और अपराध आदि बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंक सकती है। लेखक अर्नल्ड टॉयनबी ने अपनी पुस्तक सर्वाइविंग द फ्यूचर में नौजवानों को सलाह देते हुए लिखा कि मरते दम तक युवावस्था के जोश को कायम रखना। और बहरहाल बरसों से विकास के बावजूद युवा आज भी तरक्की की दौड़ में काफ़ी चुनौतियां झेल रहे हैं, फिर चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां। इसलिए नया भारत बनाते हुए हमें युवा पीढ़ी के सपनों को टूटते बिखरते हुए नहीं रहने देना चाहिए, बल्कि देश के निर्माण में आप देखिए उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि युवा अपनी जिम्मेदारी को समझने लगे हैं। कुछ युवा जरूर अपवाद को हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाने जाने की जरूरत है, क्योंकि समाज में व्याप्त कई समस्याओं पर कार्य कर युवा दूसरों के लिए एक आदर्श बन सकते हैं। युवा अपने देश का भविष्य होते हैं, तथा उस देश की प्रगति और विकास में उनकी उनकी प्रमुख भूमिका होती है। कोई दो मत नहीं कि हमारे युवा भी देश के विकास में महत्वपूर्ण अंग हैं। समाज को बेहतर बनाने, राष्ट्र निर्माण के कार्यों में युवाओं को सम्मिलित करना आवश्यक है और ज़रूरी भी है। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। और देखिए युवा आबादी का अभी फायदा उठा लेंगे ठीक है, वरना आगे चलकर इनका बुढ़ापा भी आएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी वाली शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हमें रोजगार, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देते रहना चाहिए। ये विचारों की यात्रा, ये आप देखते हैं कि
विचार विमर्श बहस मुबाहिसे में ही बना रहे और कभी उसे ठोस जमीन ही न मिल सके। विचारों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित बनाए रखना और मुद्दे से हटकर किसी भी तरह के विचार जो केवल भटकाव के रूप में हमारे मन में प्रवेश कर रहे हो उन्हें पूरी तरह से निष्क्रिय कर देना ही अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए एक सही शुरुआत कही जा सकती है। जब भी हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें तो हमें अभी तक हमारे साथ जो भी अवांछित हुआ है और जिन लोगों ने हमें निराश किया है, हमारे जीवन के जो अभाव रहे, इन भटकाव भरे विचारों में डूबकर दुखी होने में समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। अपने आप को सभी उलझनों से आजाद कर अपने विचारों और प्रयासों को आगे की सफलता की रणनीति बनाने पर केंद्रित कर देना चाहिए। और आप देखते हैं इसी तरह जब हम अपनी दुनिया, अपने समाज को लेकर सपना देखते हैं जिसमें हम सुंदर, समृद्ध और स्वस्थ समाज की परिकल्पना कर रहे होते हैं, तब हम मनुष्य को हटाकर परियोजना नहीं बना सकते हैं। समाज मनुष्य से बनता है। हमारे प्रयास मनुष्य को सशक्त बनाने के लिए होने चाहिए। मूलभूत जरूरतों की पूर्ति के साथ ही इस पर भी चिंतन किया जाना चाहिए कि उसे कैसा परिवेश मिल रहा है। सम्मान, स्नेह, आत्मीयता से हर इंसान के भीतर के अच्छे गुणों को उभरने के लिए जमीन मिलती है। अच्छी सुविधाएं, शिक्षा, सुरक्षा, बेहतर जीवन स्तर गरिमामय जीवन बिताने में सहायक बनता है। वहीं उम्मीदों और सपनों को पूरा करने के अच्छे अवसर मुहैया करवाना, यह इंसान के जीवन को खुशियां और संतुष्टि के भाव से भर देते हैं। सुंदर समाज बनाने के विचार के केंद्र में इंसान के उत्थान के मुद्दे से इतर किसी और मुद्दे पर बात करते समय यह समझना चाहिए कि कहीं यह किसी तरह का वैचारिक भटकाव तो नहीं है। हमारे विचार हमारी ही जीवन यात्रा अनुभवों का परिणाम होते हैं जिसका बार बार हम अवलोकन करते रहना चाहिए। नकारात्मक अनुभव के आधा के बाद भी हम संतुलित, स्वस्थ और निष्पक्ष सोच बनाए रख सकते हैं। हमें अपने मन में उत्पन्न हो रहे अनावश्यक भटकाव से खुद को मुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। विचारों के मंथन में ढेर सारी विचारों के बीच कुछ ही विचार ऐसे होते हैं जिनकी हमेशा मिसाल दी जाती है। वे हमेशा सबके लिए पथ प्रदर्शक बन जाते हैं, हर समय प्रासंगिक बने रहते हैं। ये विचार गहरे चिंतन, मनन, दूरदर्शिता, एकाग्रता, उदारता, परिपक्वता, अध्ययन, ठहराव, बिना पूर्वाग्रह सीखने समझने की इच्छा शक्ति से उत्पन्न होते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए हम अपने विचारों को हमेशा संतुलित, स्वस्थ और परिष्कृत करते रहें। बताइए आप लोग क्या सोचते हैं। ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम चैनल है ना वहाँ डाल दी जाती है, तो आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ये आप देखिए संदेश से आगे, आतंकवाद की सह और संरक्षण देने के मसले पर पाकिस्तान की भूमिका जग जाहिर है। ये पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है ना। देखिए 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। हैरान की बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार आतंकियों के वित्त पोषण के लिए पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया गया, लेकिन उस पर कभी का असर नहीं पड़ा। और उल्टे जब भी मौका मिला पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों को हर स्तर पर खाद पानी मुहैया कराया। खासतौर पर भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहलगांव में आतंकी हमला उसकी कुत्सित मानसा की ही एक कड़ी थी जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। वह घटना एक तरह से भारत की धीरज की हद को चुनौती देने जैसी थी, जिसके बाद भारत ने इसका सहमत और लेकिन उचित प्रतिकार दिया। और पाकिस्तान की सीमा के भीतर स्थित कई आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला किया और बहुत सारे आतंकियों को मार गिराया। और इस सब के बावजूद पाकिस्तानी ठिकानों से आज भी कई कुख्यात आतंकवादी चेहरे और संगठन बिना किसी बाधा के अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। इस हकीकत के समानांतर पाकिस्तान किस आधार पर भारत के साथ संवाद और इसके जरिए किसी समस्या के हल की उम्मीद कर रहा है। गौरतलब है कि पहलगांव में आतंकी हमले के प्रतिकार में भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की और उसमें भारत को बड़ी कामयाबी मिली, तो उसके बाद पाकिस्तान के सामने यह लाचारी खड़ी हो गई कि वह संवाद की ओर कदम बढ़ाए। इसलिए पिछले कुछ दिनों से वह भारत के सामने बार बार बातचीत की पेशकश कर रहा है। सवाल है कि एक और आतंक को संरक्षण और दूसरी ओर संवाद का सहारा, जैसे दोहरे पैमानों के साथ पाकिस्तान किस तरह खुद को उचित ठहराने की कोशिश कर रहा है। इसलिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वाभाविक ही यह 2 टूक संदेश दिया कि अगर पाकिस्तान द्विपक्षीय वार्ता के लिए सचमुच गंभीर है तो पहले से उसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित आतंकवादियों हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंप देना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान को यह सलाह भी दी कि अपने हित में वह अपनी धरती से जारी आतंकवाद को खुद ही उखाड़ फेंके। देखिए संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विडंबना है कि वैश्विक आतंकवाद के पोषण का एक गढ़ बन चुका पाकिस्तान के बारे में संयुक्त राष्ट्र से लेकर
दुनिया के तमाम देश समझते हैं, समय समय पर उसे आतंकी मकड़जाल से निकलने की सलाह भी देते हैं, मगर यह समझना मुश्किल है कि अन्य देशों और खासकर भारत को आतंकवाद के सहारे परेशान करने वाला पाकिस्तान कई बार खुद भी आतंकी हमलों की त्रासदी झेल चुका है, लेकिन आतंकियों को संरक्षण देने और बचाने से बाज क्यों नहीं आता। अफसोस की बात है कि इन आतंकियों के अलावा कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए और भागकर दूसरे देशों में शरण लिया हुआ है। आतंकवाद के साथ साथ अन्य आर्थिक भगड़ों की वजह से भारत को होने वाले नुकसान को सिर्फ निंदा करने के बजाय उन्हें वापस लाना, कानून के कटघरे में खड़ा करना वक्त का तकाजा है। ऐसे में अगर देश के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है तो यह एक बेहतर प्रतिक्रिया है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि अब सख्त संदेश चुनौती की भाषा सिर्फ संवाद करने के बजाय पाकिस्तान में पनाह पाए फल रहे कुख्यात आतंकियों को भारत लाने के लिए कार्रवाई के स्तर पर भी ठोस पहल हो। बताइए आप लोग क्या सोच रहे हैं। बीमार स्वास्थ्य सेवाएं, सरकार के तमाम दावों के बावजूद देश में स्वास्थ्य सेवाओं की सेहत लगातार बिगड़ रही है, तो आखिर इसकी वजह क्या है। प्रति वर्ष बजट में स्वास्थ्य के लिए जो राशि तय होती है वह इतनी नहीं जिससे सभी नागरिकों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सके। सच्चाई यही है कि गंभीर बीमारी का इलाज कराने के क्रम में आम आदमी की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। आयुष्मान भारत योजना से काफ़ी लोगों को फायदा भी मिल रहा है और इसी वजह से कई परिवार तो गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। यह दुखद ही है कि आज़ादी के बाद से अब तक हम शहर और गहरों गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत ढांचा नहीं बना पाए। आज भी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक उपकरणों, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इसका नतीजा अंततः मरीजों को भुगतना पड़ता है। बीते दिनों बलिया में मोबाइल फोन की रोशनी में 4 महिलाओं का प्रसव कराया गया। यह सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली की एक और वानगी है। कई अस्पतालों में जनरेटर और डीजल के अभाव का बहाना बनाया जाता है, लेकिन वहां इसकी सुविधा उपलब्ध होने पर भी यह नौबत क्यों आई, यह जांच का विषय है। इस जिले में पिछले दिनों जिलाधिकारी के उचित निरीक्षण के दौरान सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था उजागर हुई थी। हकीकत है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली आज भी कायम है। आबादी के लिहाज से सरकारी अस्पतालों की संख्या काफ़ी कम है। गांव के मरीज उपचार के लिए शहरों की तरफ भागते हैं और जहां निजी अस्पतालों में अपनी थोड़ी बहुत बचत भी गवा बैठते हैं। यह एक बड़ा सवाल है कि सेहत की देखभाल आम आदमी का खर्च कम क्यों नहीं हो रहा है। यह सरकार के लिए एक चुनौती है। फिलहाल इस पर जोर देने की जरूरत है। मरीजों का सुरक्षित उपचार हो, वे स्वस्थ होकर अपने घर लौटें। बलिया की घटना से पहले भी टॉर्च की रोशनी में इलाज ऑपरेशन किए जाने की खबर आती रही है। उपचार में देरी और गलत निदान की वजह से मरीजों की मौत हो जाती है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि मसला अब बुनियादी सुविधाओं का भी है। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और बदहाली पर भी सवाल उठते हैं, तो यह गलत नहीं है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।